हेलो बच्चों, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सोशल साइंस का ज्योग्राफी क्लास 6 का। एनसीईआरटी जो कि हर एग्जाम में दिया ही जाता है। बेसिकली अगर हम सीटेट की बात करें तो वो एनसीईआरटी ही बेस होता है पूरा। इसके अलावा आपका ये हेल्प करेगा यूपी टेट, आर टेट, एस टेट, एम टेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी एंड ऑल गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप उसमें एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। क्योंकि वो जैसे अभी बिहार जो शिक्षक भर्ती आई है, अभी हाल ही में फिर से आया है, तो उसमें भी आपका दो ही चीजें मोस्ट हैं। एक तो आपकी एनसीईआरटी है और दूसरी आपकी एससीईआरटी है। मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और बिहार स्टेट का जो वहाँ की जो बुक्स चलती हैं उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका सारे एग्जाम्स में आपका हेल्प करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो कि है हमारा देश भारत, आवर कंट्री भारत। ये जो है ये लास्ट लेसन है ज्योग्राफी का, और इसके बाद हम क्लास 6 के हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करने वाले हैं इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, फिर भारत के पड़ोसी देश, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन और भौतिक विभाजन। तो इन टॉपिक्स को हम इन चैप्टर्स के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत, अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि भारत के उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में भारत के अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप है। हमने अभी एक वर्ड का यूज किया कि दक्षिण में हमारी भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर है। तो ये जो प्रायद्वीप वर्ड है, ये इसका मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। आइए हम इसको अपने मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये है हमारा भारत, और अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको उत्तर में यहाँ पे आपको हिमालय के पर्वत दिखेंगे। आप पूर्व में आएंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी और आपको पश्चिम में अरब सागर दिखेगा, और दक्षिण में आपको हिंद महासागर दिखेगा। तो जो ये हिंद महासागर है यही क्या है? भारतीय प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप का जो हमने डिफिनेशन पढ़ा वो यही था कि ये जो है ये स्थल का जो भाग है वो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। तो तीन तरफ से जल से घिरा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अरब सागर है और यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है और इधर ये हिंद महासागर है। तो ये तीन तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है। इसी को हम प्रायद्वीप कहते हैं। छोटी सी चीज और देखेंगे कि द्वीप किसको कहते हैं। द्वीप जो होता है वो स्थल का वह भाग होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा है। तो जो तीन तरफ से जल से घिरा है वो प्रायद्वीप है, और जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम कहते हैं द्वीप, यानी कि आइसलैंड। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपको ये एग्जाम में पूछता है और सीटेट के एग्जाम में भी ये चीज पूछती है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आप उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है वो लगभग 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और हमारे भारत में बहुत चीजें जो हैं वो विभिन्नताओं के रूप में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप ऊंचे ऊंचे पर्वत देखिए, कहीं पे आपको पर्वत मिलेंगे। अगर आप उत्तर में जाएंगे तो आपको हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे। अगर आप पश्चिम में जाते हैं तो आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। उत्तर में आपको मैदान देखने को मिलेगा, दक्षिण में आपको पठार देखने को मिलेगा।
तटीय भाग मिलेंगे, द्वीप समूह मिलेंगे। तो इस तरह से क्या है, स्थल रूप जो है वो एक जैसे ही नहीं है, उसमें बहुत विभिन्नताएं हैं। तो जिस तरह स्थल रूपों में विभिन्नताएं हैं, वैसे ही हमारे भारत में जलवायु में विभिन्नताएं हैं, वनस्पति में विभिन्नता है, वन्य जीव के साथ साथ भाषा और संस्कृति भी भिन्न है। जैसे आप यूपी से आएंगे तो वहाँ की भाषा अलग है, आप मुंबई आ जाइए वहाँ की भाषा अलग है, बंगाल में बंगाली है, महाराष्ट्र में मराठी है, नेपाल में नेपाली है। तो इस तरीके से भाषाओं की विभिन्नताएं होती हैं, और जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारे कल्चर होते हैं, वो भी डिफरेंस होते हैं। तो असमानताएं होते हुए भी, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हमारा भारत क्या है, एकता में रहता है, एक राष्ट्र में बंधा होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि वर्ष 2011 से अब तक भारत की जो आबादी है वो कितनी है, 120 करोड़ से अधिक है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत ही है। इसके बाद आते हैं इसकी स्थिति पे। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने जब इसकी प्रीवियस वाले वीडियोस में, लेक्चर में देखा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और वहां पे वो मैप के थ्रू भी मैंने आपको उसमें दिखाया हुआ है ना। कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, मतलब देश के लगभग मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है। ये भी मैंने बताया है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8.4 उत्तर तथा 37.6 उत्तर अक्षांशों के बीच में है, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है वो 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व में देशांतरों के बीच में है। सिंपल, यहां पे आप देखेंगे बड़े देश का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है। वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। तो मानक समय क्या होता है ये भी मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है। आगे देखेंगे, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा भी सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगी तो आपको वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर होता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है ना। अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय आपका 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में वही 7 बजे होगा। क्यों हमने आगे भी देखा था, इसको थोड़ा सा हम सिंपल में समझते हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जैसे भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच जाती है, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो मतलब पृथ्वी के मध्य में जो रेखा होती है भूमध्य रेखा, हमारे पृथ्वी के ग्लोब को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। उसी तरीके से जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो पृथ्वी के ग्लोब को पूर्वी और पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करती है। जो भूमध्य रेखा है वो ग्लोब को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित कर रही है, और जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री वो पृथ्वी के ग्लोब को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करती है। तो इनके अनुसार
हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमने अभी ये चीज देखा कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा भारत उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में से किस गोलार्ध में है, तो सिंपल हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अगर हमसे पूछ दिया जाए कि पश्चिम और पूर्व में हमारा भारत किस गोलार्ध में है, तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो कह सकते हैं हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है ना। तो हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग 29 डिग्री है। अभी हमने ये पढ़ा इधर ऊपर कि बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित। तो हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 29 पॉइंट है ना। तो पिछली कक्षा में हमने ये भी पढ़ा कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, और इसमें भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर हम लगभग जो हमारा 29 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारा 29 डिग्री दिया हुआ है, इसको लगभग हम 30 डिग्री मान लेते हैं। सिंपल, आपको सिंपल समझ में आएगा। 30 डिग्री हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जो सूर्योदय का टाइम डिफरेंस है कि आपका अरुणाचल प्रदेश में और आपका इधर गुजरात में 2 घंटे का जो डिस्टेंस होता है वो किस रीजन की वजह से हो रहा है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये 29 डिग्री है हमारा जो और एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर है। तो हम लगभग इसको 30 डिग्री मान लेते हैं। सिंपल 30 डिग्री मान लेते हैं। तो इसके अनुसार अगर एक देशांतरी विस्तार के लिए, आप यहाँ पे देख लिए, एक देशांतरी के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर है, तो 30 डिग्री देशांतर के लिए कितना मिनट होगा? सिंपल 120 मिनट। अगर 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर है, तो 30 डिग्री देशांतरीय स्थानीय समय में 120 मिनट का अंतर होगा, और 120 मिनट मतलब आपका 2 घंटे। तो 2 घंटे का अंतर हो गया। इसीलिए भारत के एक छोर से दूसरे छोर में आपको 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गुजरात की अपेक्षा पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले ही हो जाता है। सिंपल। और इसी को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि भारत का मानक यामोत्तर किसको कहते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत से जुड़ी है। स्थलीय मतलब समुद्र की बात नहीं कर रहा है कि समुद्री पड़ोसी देश कितने हैं। जो स्थलीय सीमाएं हैं भारत में वो 7 देशों से लगी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? जिसमें हमारा, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सीमाएं लगी हुई हैं कश्मीर के पास से इधर साइड में। ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा पाकिस्तान, ये देख सकते हैं आप, भारत से इसकी सीमा लगी हुई है। तीसरा आपका हो जाएगा चीन। चीन का भी आप इजिली देख पा रहे होंगे मैप में, इसकी सीमा लगी हुई है। चौथा आपका है नेपाल, और फिर आपका है भूटान, आप देख सकते हैं इसकी सीमा भी लगी है। फिर है आपका बांग्लादेश, और अंतिम स्थलीय पड़ोसी देश जो हमारा है वो है म्यांमार, है ना। तो 7 देशों की सीमाएं, स्थलीय सीमाएं भारत से लगी हुई है। इसके अलावा 2 अन्य द्वीप देश भी हैं जो हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। कौन से हैं वो? यहाँ पे देखिए आपका है श्रीलंका, आप देख सकते हैं ये समुद्री पड़ोसी देश है हमारा। इसके बाद है आपका
द्वीप, है ना। तो आपको ये समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे। ये है भारत का राजनीतिक मानचित्र है ये। अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा इजिली, आप इसको देख लीजिएगा। अभी जो पिछली कक्षा में पूछा गया था ये कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, आप देखेंगे वो है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है भारत को श्रीलंका से। फिर हम आएंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन को हम समझेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, और इसके बाद आप इसमें अगर देखेंगे ये वाला, तो पर्वत जो पहाड़ी श्रेणी है, जो इस तरीके का डायग्राम दिया गया है, जैसे ये वाला हो गया, इधर आप देखिए श्रेणियों की बात कर रहा है ना। तो आपका हिमालय है, फिर शिवालिका श्रेणी है आपका, और इसके बाद बिंदु श्रेणी है, फिर सतपुरा श्रेणी है। तो इस तरीके की ये श्रेणियां हैं। इसके बाद आपका जो पर्वतीय प्रदेश है, आपका पर्वत ज्यादातर आप देखेंगे तो आपको उत्तर में मिलेगा। ये सब क्या है, ये सब पर्वतीय हैं, इधर भी है। उसके बाद पठारी प्रदेश आपको हमेशा ज्यादातर दक्षिण में देखने को मिलता है। ये सब जो आप येलो देख रहे हैं, ये सब आपका पठारी प्रदेश है। इसके बाद मैदानी प्रदेश आप देखेंगे, उत्तर में आपका मैदानी प्रदेश है ये सब। फिर आपका इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, है ना, ये चीजें हमने देखी थी। आगे बढ़ेंगे। हमें पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, और राज्यों का निर्माण जो है वो मुख्यतः भाषाओं के आधार पे हुआ है। राज्यों का निर्माण किसके आधार पे हुआ है, तो भाषाओं के आधार पे। यहाँ पे हम देखेंगे जलोढ़ निक्षेप, ये क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जो जलोढ़ निक्षेप होता है, इनको क्या होता है, नदियां लेकर के आती हैं। नदियां अपने साथ पानी के बहाव में, पानी के साथ साथ वो बहुत ही महीन मिट्टी लेकर के आती हैं, जिसको हम जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, और ये आपको जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर आप देखेंगे तो आपको मैदानी इलाकों में देखने को मिलती है। और इसी वजह से मैदानी इलाकों में जनसंख्या जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे ना कि जब बाढ़ आता है तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें ये होती हैं कि नदियां अपने साथ जो है वो मिट्टियां लेकर के आती हैं, और वो मिट्टियां काफी उपजाऊ होती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, जो कि आपको मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगी। सहायक नदी क्या होती है, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सहायक, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये एक सहायक नदी है, जो कि मुख्य नदी, जो मेन नदी है, उसमें आकर के वो मिलती है, किसी भी तरफ से आ रही है उससे, उसमें आकर के वो मिल जाती है और अपने जल को मुख्य नदी में क्या करती है, छोड़ देती है। ठीक है, वो उनका हेल्प कर रही है ना, सहायक नदी है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियां हैं वो बहुत प्रकार की हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह है। उत्तर में आपको हिमालय पर्वत मिलेंगे, जिसमें हिमालय जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, और हिमालय क्या करता है, एक रक्षा करता है, हमारी एक संतरी का काम करता है, मतलब हमारी रक्षा करता है। हिमधन आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है।
कौन कौन से? इसके सबसे उत्तर में आप देखेंगे, हिमालय के सबसे उत्तर में अगर आप देखेंगे तो आपको बृहद हिमालय या जिसको हम हिमाद्री कहते हैं वो मिलेगा। और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। फिर आप आ जाएंगे मध्य हिमालय में, जिसको या हम हिमाचल कहते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में है, जहां बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है, जहां पे लोग टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं घूमने के लिए, है ना। शिवालिका श्रेणी जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। आगे देखेंगे, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। अगर आप हिमालय तो सबसे उत्तर में है, तो हिमालय के दक्षिण में आप जैसे आएंगे तो आपको उसमें बीच में उत्तरी मैदान आपको देखने को मिलेगा। ये मैदान जो होते हैं ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहायक नदी क्या होती है, जो मुख्य नदी होती है, जो मेन नदी है, उस नदी में आकर के कोई नदी किसी भी तरीके से आके उसमें मिल जा रही है और अपने पानी को, अपने जल को उसमें विसर्जित कर दे रही है मुख्य नदी में। तो ठीक है, तो जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी इन जो सहायक नदियां हैं वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं। और मैंने बताया कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी वजह से है क्योंकि वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। जैसे वहां पे कृषि काम के लिए काफी अच्छा रहता है, वहां पे कृषि अच्छी हो पाती है, इसी वजह से वहां पे जनसंख्या ज्यादा रहती है। थोड़ा सा हम इधर देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व वो कौन सी नदियां हैं जो सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां। और किसका निर्माण करती है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। और जो डेल्टा है उसकी आकृति कैसी है? उसकी आकृति है त्रिभुजाकार। अब डेल्टा होता क्या है? डेल्टा जो है वो स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, नदी का मुहाने पे। अब नदी का मुहाना क्या होता है? तो जो नदी होती है जब वो समुद्र में जाती है, जैसे नदी है समुद्र में जब वो प्रवेश कर रही है, जब समुद्र में वो जा रही है, तो वो जो जगह है जहां से वो समुद्र में जा रही है उसको नदी का मुहाना कहते हैं, है ना। कोई नदी है जब वो समुद्र में प्रवेश करती है तो उसी जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। तो उसी जगह पे क्या होता है कि निक्षेप जमा होने लगता है, इसी वजह से वहां पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है, जिसमें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। हमने ये तो पढ़ा। अब हम आ जाते हैं भारत के पश्चिम भाग में, जहां की आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो भारत के पश्चिमी भाग में आपको भारतीय महामरुस्थल देखने को मिलेंगे, जो कि गर्म है, शुष्क हैं और रेतीले हैं। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं होता है, ज्यादा बहुत कम पानी होता है, इसीलिए वहां पे जो ऊंट होता है, जो कि जिसको पानी की जरूरत कम पड़ती है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि डेली पानी पी रहा है ना, वो पानी पी के क्या करता है, स्टोर कर लेता है। इसी वजह से वो वहां का, उसको कहते हैं ना, ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। और पौधे भी वही टिक पाते हैं वहां पे जिनको पानी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जैसे कैक्टस का पौधा है, ये आपको मरुस्थली भागों में ज्यादा मिलेगा क्योंकि उन पौधों को पानी की जरूरत बहुत कम होती है। अब हम आ जाते हैं उत्तरी मैदानों के दक्षिण में। अगर आप दक्षिण में आएंगे तो आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेंगे दक्षिण में। और ज्यादातर अगर आप नोटिस करे होंगे कि दक्षिण में भूकंप जो है वो जल्दी नहीं आ पाता है ना, क्योंकि वहां पे जो है वो चट्टानों से बने हुए। तो पठार में जब आएंगे तो इसकी आकृति कैसी है? पठारों की त्रिभुजाकार है और इनका जो धरातल है कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे समतल है, इस तरीके की चीजें यहाँ पे है। और इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में आपको अरावली श्रृंखला मिलेगी, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है।
विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला जो है वो है आपकी अरावली श्रृंखला। और बिंदु और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा और तापी नदी बहती है। किन श्रृंखलाओं से? बिंदु और सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से नर्मदा और तापी नदी बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी नदियां नर्मदा और तापी को छोड़ करके और जितनी भी नदियां हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिर्फ नर्मदा और तापी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। और ये चीज भी सीटेट में पूछा हुआ है, मुझे ये क्वेश्चन अभी भी याद है। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो बीच बीच में टूटा और असमान है। इन पठारों में अगर आप नोटिस करेंगे तो पठार, जहां पर भी पठार पाए जाते हैं वहां पे खनिज, कोयला, लौह अयस्क काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं और मतलब संकुचित, बहुत कंजेस्टेड हैं जो पश्चिमी तट के मैदान हैं, जबकि पूर्वी तट के जो मैदान हैं वो चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये सभी नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन अगर आपने यहां देखा जो मैंने पढ़ाया अभी कि नर्मदा और तापी जो नदियां हैं ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, ये नदियां अपने मुहावने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की मुहावने पर सुंदरबन डेल्टा है जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम देखते हैं प्रवाल क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है प्रवाल द्वीप का। प्रवाल क्या होता है? जो छोटे समुद्री जीव होते हैं, जो छोटे छोटे समुद्र में जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, उनके कंकाल को क्या कहते हैं? उनके कंकाल को कहते हैं पॉलिप, है ना। उनके कंकाल को, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके कंकाल को पॉलिप कहते हैं। सिंपल। तो ये जो जीव होते हैं जिसको हम पॉलिप कहते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनके कंकाल बच जाते हैं। मतलब ये मर जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद इनके कंकाल ही तो बचेंगे। अब इन्हीं कंकाल के ऊपर में अन्य पॉलिप की वृद्धि होने लगती है। जो इनका कंकाल होता है उसी के ऊपर जो है, जो अन्य पॉलिप हैं, जो अन्य छोटे समुद्री जीव हैं, उनकी वृद्धि इस पे होने लगती है। और इस तरीके से फिर वो मरते हैं, फिर उनका कंकाल, फिर उनके ऊपर फिर पॉलिप की वृद्धि होती है, फिर वो मरते हैं, फिर उनका कंकाल बचता है, फिर उसी कंकाल के ऊपर फिर से पॉलिप की वृद्धि होती है। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर जो है वो जमा होता जाता है और प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाता है। एक तरीके से प्रवाल द्वीप हो जाता है। तो जो छोटे समुद्री जीव हैं उनके जो कंकाल है उसको पॉलिप कहते हैं, और जब यही पॉलिप मर जाते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन्हीं ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है, जो लेयर बाय लेयर जमने से ऊंचे हो जाते हैं और प्रवाल द्वीप का निर्माण कर देते हैं। ये आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये सब प्रवाल द्वीप है ना। फिर लास्ट है ये, भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं। कौन से? लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। और दूसरा जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये था आज का चैप्टर, और क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है वो यहाँ पे आपकी खत्म हो रही है। तो इसके आगे हम फिर क्लास 7 की ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे, इसके बाद 8 पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को कंप्लीटली खत्म कर देंगे और सीटेट में आपका पेपर 2 में 6, 7, 8 का ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स आता है ना।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए एक बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो, और मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी उस पर। सो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।